हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। अब तक जो काम किया उसका एक रिवीजन करते हैं। बहुत दिनों से रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एक बार आज तक हमने क्या क्या किया है उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आगे चलेंगे। यहाँ तक एक टेस्ट कल मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसको एक बार सोल्व करते हैं। आफ्टर दैट बाकी सारा काम करते हैं। हम कहाँ से चले इस बात को देख लेते हैं। जिन्होंने आज तक कोई क्लास नहीं ली उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस सारे के सारे सेंस को समझ पाए। देखिए, अगर आप सेंटेंसेस नहीं समझते हैं, उन्हें बनाना नहीं जानते हैं, या फिर उनको देख करके आप क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सारा काम केवल टेंसेस पर है, वो टेंसेस के अडेप्ट यूज पर है। कितना अच्छा हम वो काम कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरह हम समझ सकते हैं। जैसे कि बी को अगर कोई पूछ लेता है कि भाई इसमें बी की फॉर्म भरनी है, तो बच्चे अक्सर मैंने कंफ्यूज देखे हैं। वो क्या करते हैं कि वो बी को केवल बी समझते हैं, जबकि हम जानते हैं। मैंने इस चैप्टर को जब कराया है तो इस बात को क्लियर किया है कि बी की तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म इजारम यानी कि 3 हिस्से हैं। पास्ट फॉर्म जो कि सेकंड फॉर्म है वो वोजवर है, और पास्ट में केवल यही जगह है जहां पर कि हम बी को 2 हिस्सों में पाते हैं, मतलब पास्ट को 2 हिस्सों में पाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अदरवाइज पास्ट में सिंगुलर प्लूरल कहीं नहीं। इसकी थर्ड फॉर्म बीन है, और हर चीज को हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। बी का यूज जब एज अ मेन वर्ब हम करते हैं तो उस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता। एक्शन मतलब कोई भी काम है उसे एक्शन बोलते हैं। बाय लाफिंग हम कह रहे हैं कि भाई रनिंग, ये जीरंड फॉर्म बोलते हैं हम लोग ज्यादा। लेकिन लाफ है, रन है, डू है, ड्रिंक है, स्मोक है, एनीथिंग, वो एक्शन है। वो एक्शन अगर नहीं है तो हमारे पास बी को यूज करने का चांस है। 2 ही चांसेस होते हैं। जब एक्शन ना हो तो या तो पोजेशन हम बता रहे हैं विदाउट एनी एक्शन, बिना कुछ किए पोजेशन वो है, वो बताते हैं। और अगर हम बी का यूज कर रहे हैं तो हम केवल ये बता रहे हैं कौन क्या है, कैसा है, दैट्स इट, इतनी बात। तो बी को एज अ मेन वर्ब हमने यूज किया, राइट? लाइक आई एम अ टीचर। एक और बात यहां पर समझने की, आई और टीचर एक ही व्यक्ति है। कई बार हम देखते हैं कि हैव में जो सेंस है उसको बच्चे बी में बना देते हैं। दैट इज रॉन्ग। उसको वो समझते भी ऐसी हैं। अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ गलती है तो यानी आप समझते ही उसको गलत है। इस बात को समझना है हमें कि भाई जब भी बी में जो सब्जेक्ट है अगर वो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है यहाँ पर, तो कॉम्प्लीमेंट भी वो खुद है। कभी कभी इसमें हम कंडीशंस को जब उठाते हैं केवल, या कि हम कहेंगे सिचुएशन को उठाते हैं कहीं पर, तब चीजें अलग हो सकती हैं, राइट? वहां एडवर्ब यूज हो जाती है। तो आई एम अ टीचर यानी टीचर और आई एक है। अब यहां पर एक सेंटेंस हम हैव का लेकर के देखेंगे। अगर हैव को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो भी एक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक्शन यहां भी नहीं। अब यहां पर अगर हम कहें कि आई हैव अ टीचर, तो इन दोनों के मीनिंग बहुत ही अलग है, राइट? अगर मैंने कहा कि आई हैव अ टीचर तो इट मींस मेरे पास है, मैं भेज देता हूं। जब मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, तो मैं खुद हूं। बताओ क्या प्रॉब्लम? आई हैव अ टीचर वो मेरे पास है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उससे पूछो। इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या नेक्स्ट वन पर चलते हैं, यानी कि इससे अगली बात देखते हैं। ये हमारे पास है आई एम अ टीचर, शी इज अ गुड गर्ल।
हम लोग केवल ये बताते हैं कि कोई कैसा है, या फिर हम ये बताएंगे कि कोई कहाँ है, उसकी कंडीशन क्या है, राइट। एक सेंटेंस और ले रहे, शीला was out of the town। कभी ये बात बताई हमने पहले की, तो हमने ये बताया कि शीला उस दिन टाउन में नहीं थी, बाहर थी भाई। तो इस सेंस में हमने केवल ये बताया कि वो कहाँ थी, बाहर, यानी हमने केवल इसका होना ही बताया। इसको होना बोलते हैं हम, होना, रहना, बनना, कभी कभी, राइट। They will be here soon। soon भी here, वो भी यूज कर सकते हैं। वे जल्दी ही यहाँ पर होंगे, यानी आ जाएंगे। आना जो अगर यूज करना पड़ा तो टेंस का अडेप्ट यूज वहां पर अलग ढंग से होगा। हमने केवल बी को यूज किया है। कोई भी सेंटेंस है, हमने ये भी सीखा कि वो 3 फॉर्मेट में समझा जाता है अक्सर। एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, जो कि ये सारे सेंटेंसेस हैं। इन्हीं में हम बी के बाद नोट लगा देते हैं। विल और शैल में नोट बी के पहले आता है। कुशनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इस हिस्से में पहले वाले 2 वर्ड्स को बदल देते हैं। एम आई, इज शी, वो, शीला, विल दे, बाकी सब तो वैसे ही, बाकी में कोई चेंज नहीं। तो कुशनिंग तक ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर एक बात समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा बी के सीधे यूज में जब हम जा रहे हैं, इसके अंदर जब कोई सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट एक नोन पर्सन या नोन थिंग होगी, नोन टू द स्पीकर एंड नोन टू द लिसनर। दोनों जानते हैं। मैं कह रहा हूं आई एम अ टीचर, सामने खड़ा हूं, भाई आई कौन बोलेगा? स्पीकर। आई एम अ टीचर, इट मीन्स मैं सामने हूं और तुम मुझे जानते हो, राइट, यानी जिससे मैं बात कर रहा हूं। शी इज अ गुड गर्ल, हमने कहा शी इज अ गुड गर्ल, मतलब हम बता रहे हैं वो अच्छी लड़की है, तो उसके बारे में ऐसा क्यों कह? इट मीन्स तुमने कोई बात की, उसी को हमने शी लिया है, भाई प्रोनाउन है, नाम नहीं लिया दूसरी बार। शीला, शीला को तो अगर मान लो कि आप नहीं जानते हो, मैं कह रहा हूँ कि यार शीला तो आज नहीं है सर, बाहर है, अब आप कहने लगे कि भाई शीला कौन? नो मीनिंग, इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। अगर सामने वाला शीला को नहीं जानता, मैं शीला को शीला नहीं कहूंगा। तो प्रोनाउन या जो वो नाउन है जिन्हें हम जानते हैं, दे एक प्रोनाउन, प्रोनाउन हमेशा जाना हुआ होता है। प्रोनाउन यूज किसके लिए हुआ? एक नाउन जब पहले यूज हो गया, मान लो कि हमने ये शीला ही लिया और इसके बाद एक और सेंटेंस करें, शी इज राइट, तो हमने यहां पर बताया भाई शीला शहर में नहीं है, वो तो बीमार है। तो दोनों स्थितियों में आप उसे जानते हैं, इसलिए मैंने ये बताया शीला भी नोन होगी, और ये जो इसके लिए प्रोनाउन यूज किया ये तो पक्का ही नोन है। प्रोनाउन जब यूज होते हैं तो नोन पर्सन के लिए, नोन चीजों के लिए। कुशनिंग आप करनी जानते हैं तो इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट थिंग पर चलते हैं। हमने इसके बाद का एक चैप्टर देखा, बी का ही यूज था, विद द यूज ऑफ बी। अगर हम देयर को यूज करें, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, क्या बोलते हैं भाई? इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर में जब हम यूज करते हैं तो यूज तो अब भी बी का ही है। देखिए ये एक्शन में भी यूज हो सकता है, ये इन्वर्जन है, और एडवर्ब के चैप्टर में इसको क्लियर किया जाता है वैसे, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था, तो उसको आप लोग जानते भी हैं। फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई देयर यूज किया है, बी का यूज है, तो फिर बी को ही सीधे क्यों नहीं यूज किया? यहां पर हमने एक बात समझी थी कि वेरी फर्स्ट टाइम, इसका रियल आइडिया ही
फर्स्ट टाइम अगर हम किसी अननोन नाउन, जो कि पर्सन भी हो सकता है जो कि कोई वस्तु भी हो सकती है, यानी थिंग भी हो सकती है, अगर इसको डिस्क्राइब करना पड़ा फर्स्ट टाइम तो देयर यूज करना पड़ता है। होना नाउन ही चाहिए, प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन नोन ही होता है। इज दैट क्लियर? इसको यहां से समझ लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई देयर इज अ टीचर, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। आई एम अ टीचर नोन है, आई हैव अ टीचर मेरे पास है, ले जाओ उसको, उसके साथ बैठ करके डिस्कशन कर लो। अब देयर इज अ टीचर, व्हाट इट मीन्स, हम कह रहे हैं भाई एक टीचर है, बाबा एक मास्टर, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, राइट? भाई वो इस काम को करने के लिए एबल है। तो हम यहाँ जो बता रहे हैं वो किसी ने हमसे पूछा, यार ऐसा कोई टीचर हो जो हमारे बच्चे को भी कुछ सिखा दे, तो भाई एक टीचर है, लट हो जाओ वो। यहाँ जो है फर्स्ट टाइम ये बात बताई, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप देखें तो क्लैरिटी मिलेगी। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन, देयर वाज अ प्रिंस। इन चीजों का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आपको पता नहीं था और मैंने ये बात बताई। द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेनेवर आई टेल यू अबाउट समथिंग दैट इज अननोन टू यू, कोई चीज अननोन टू यू, वहां पर इसका यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो देयर का यूज ऐसे ही नहीं हो जाता है, रीजन है उसका। इस देयर का मीनिंग कभी नहीं होता। एक टीचर है, एक अध्यापक है, मास्टर है, तो हमने क्या किया कि इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है वहां। देयर का वैसे मीनिंग होता है, देयर का मीनिंग होता है वहां, यानी दूर वाली जगह, वहां मिले हुए, राइट? तो इस बात को आपको देख करके चलना चाहिए कि देयर का अगर यूज हम लोग कर रहे हैं विदाउट एनी मीनिंग, यानी इंट्रोडक्टिव देयर का, तो उसमें यही बात होगी। फर्स्ट टाइम कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी अबाउट किसके लिए? अननोन पर्सन और अननोन थिंग। देयर इज अ हाउस। इज दैट क्लियर? अब अगर हम कहें कि यार स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर को पता ना हो, लिसनर को पता हो? ऐसा भी हो सकता है। जब क्वेश्चनिंग होती है तो स्पीकर उस जानकारी को मांगता है, उस इंफॉर्मेशन को मांगता है जो उसके पास नहीं है। इस बात को यहां पर देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स are there in your school? अब की बार हमने कुछ पूछा है। जब हम कुछ पूछते हैं और हमें उसकी जानकारी पहले नहीं थी, हमने तो ये बात पूछी, भाई तेरे स्कूल में कितने बालक? तो यहाँ जो ये बात हमने पूछी है, इसका मतलब है कि सामने वाला हमें जब बताएगा तभी हमें जानकारी होगी। तो ये अननोन है, यानी ये जो नंबर है जो हमने पूछा, हाउ मेनी मतलब कोई नंबर पूछ रहे हैं, तो वो हमने जब पूछा तो उसके लिए हमें पता नहीं है, तुम ही बताओगे। ये बात जाननी है कि देयर का यूज जो इंट्रोडक्टरी रूप में हुआ, वो जब भी होगा अननोन के लिए होगा। अननोन के लिए यानी पहली बार वो या तो जानकारी प्रोवाइड की जाएगी या फिर आस्क की जाएगी, मांगी जाएगी, उस सेंस को देखना है। देयर का यूज ऐसे ही नहीं होता है, एक रीजन है उसके पीछे, और उस रीजन को आप देखो, कहीं भी देखो। हाँ, एक बात याद रखें कि अगर एक क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन जाए, जैसे कि यही बन गया, तो ये देयर नेसेसरी नहीं रहेगा।
तब इसके बिना भी चलाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले आ ही गया, इन्वर्जन नहीं लगा है, तो इन्वर्जन नहीं लगा है तो हम इसको बिना इसके भी चला सकते हैं। ये बातें मैंने वहां क्लियर की थी। तो देयर का यूज करने का एक कारण है, एक रीजन है, उसको भी समझना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं थोड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बताएं, मैं और ज्यादा एग्जाम्पल दे दूँ। नेक्स्ट वन पर हम पहुंचे इट पर। इस इट को हम डमी इट बोलते हैं। जब इट डमी हो जाए तो क्यों वो डमी हुआ, इस बात को कई बार देखते हैं हम। इट का एक मीनिंग है, इट एक प्रोनाउन है और ये प्योर प्रोनाउन है। जैसे कि दिस के साथ अगर हम चाहें या दैट के साथ कभी कभी इनको कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन दिस दैट नाउन ले सकते हैं, यानी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। इट कभी भी नाउन को नहीं चिपकाएगा अपने साथ, क्योंकि ये प्योर प्रोनाउन है। अब यहां पर इसे समझेंगे भाई डमी इट क्यों यूज करते हैं। बी के लिए बताया था मैंने, अब तो एक्शन भी आ गया, एक्शन में भी चलता है। तो जब भी हमारे पास whenever we have no subject in the sentence, यानी हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम वहां पर इट को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। मीनिंग भले ही ना, लेकिन पावर बहुत है। इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी इस यूज में, पावर बहुत ज्यादा है। देयर में हम प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, सिंगुलर भी लेते हैं, लेकिन इसके अंदर में अगर हम चलते हैं तो हम इसमें केवल और केवल सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, इज लेंगे, वोज लेंगे, विल लेंगे, और कुछ नहीं आने वाला है। राइट? अगर हम इट को कभी सब्जेक्ट लेकर के चले किसी जानवर के लिए, बच्चे के लिए, और वहां पर हैव का यूज किया तो हैज आता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर? तो हम जब भी ऐसा सेंटेंस लें, ऐसा सेंटेंस क्यों बनेगा जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो? हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, उनको हम देखते हैं कि उनमें वर्ब से ही हम पूरा सेंटेंस बोल देते हैं। वी नीड नो सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट की नीड ही नहीं है। अब जब हम सब्जेक्ट की नीड ही नहीं रखते तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में सब्जेक्ट को शो करना जरूरी है। भाई हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है यानी वर्षा हो रही है, राइट? तो इसका मतलब है कि जो वर्ब है उससे हमने सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। हम कह रहे हैं ठंड हो रही है आज, सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, हवा चल रही है। हमने सब्जेक्ट जो क्रिएट किया वो वर्ब और सब्जेक्ट एक होकर के हो गए। हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज काफी ज्यादा परफेक्ट है। अब उस चीज को देखना पड़ता है कि हम अगर इंग्लिश में चले गए तो उसे तो सब्जेक्ट की डिमांड है, इसलिए अक्सर ये पढ़ा दिया जाता है कि जब हम वेदर की बात कर रहे हो, सीजन की बात कर रहे हो, टाइम पर बेस्ड एक सेंटेंस ले रहे हो, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है इट की, क्योंकि उसमें हम क्या है वर्ब को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। ये हमारे पास में एक सिस्टम है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना सर मारे यार सब्जेक्ट है कि नहीं है। बहुत से बच्चे हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो इसे समझना होगा कि भाई अगर ऐसा सेंटेंस आया, हम कह रहे हैं इट्स यानी इट इज नॉट संडे टुडे, आज सोमवार नहीं है। अगर ट्रांसलेट करते हैं इसको, रीट्रांसलेट कर देते हैं, तो आज रविवार, सोमवार नहीं है, रविवार नहीं है। तो यहां तक ये ट्रांसलेट हुआ, ये तो नहीं हुआ। ये आया क्यों? क्योंकि टुडे को अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट का एक रूल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं, एडवर्ब्स को नहीं लिया करते हैं। और ये कब का आंसर है? कब का आंसर एडवर्ब होती है। इस बात को समझना चाहिए कि भाई हमने ये जो बताया है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम पार्टिकल अलग अलग ढंग का होगा। दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, साल कौन सा है, इस सेंस में टाइम है। वजह क्या है? ये टाइम है, ऐसा नहीं है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये एक डिटेल है। जब डिटेल पर आओगे तो देयर या हैव उस पर काम करेगा, जब टाइम पर आओगे
तब इसका काम होगा। हम कह रहे हैं इट डज नॉट रेन हियर एनीमोर। हमने ये बताया कि भाई अब यहां बारिश नहीं होती। रेगिस्तान का कोई इलाका है, वहां पर हम बात कर रहे हैं, मान लो सऊदी चले जाओ या इधर चले जाओ, कई जगहों पर बारिश होती ही नहीं। अब ऐसी एक स्थिति आई तो हम एनीमोर का यूज मैंने पहले भी बताया था कि एनीमोर निगेटिव सेंटेंस में ही लगता है, एफर्मेटिव में नहीं लगता, राइट। तो यहां पर निगेशन लिया हमने और एनीमोर लगा दिया। अब इसमें इट क्यों आया है? क्योंकि बारिश होना ही वर्ब है और वो ही सब्जेक्ट है हिंदी के लिए। तो हमारा तो काम चल जाता है, उनका नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं सेपरेट सब्जेक्ट तो चाहिएगा, तो सब्जेक्ट के तौर पर इट आ जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। इट वॉज 9:30। हम कह रहे हैं 9:30 बजे थे तभी वो आ गया। बाकी की चीजें हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को, या एक हम कहें कि भाई एक क्लोज जो है वो इन्फिनेटिव वाली यानी नॉन फिनाइट वाली जोड़ दें तो वो सेंटेंस बड़ा भी बन जाता है। अभी तो सिंपल ही चल रहा है, परफेक्ट आएगा, अभी उसके अंदर एक टाइम क्लोज क्लियर की जाएगी। आफ्टर दैट जब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों को क्लियर करूंगा तब उसे देख लेंगे। अब यहां पर इसे समझ लेना चाहिए आपको कि भाई अगर हमने देखा है टाइम पर आ गया है, या फिर हम अगर सीजन की बात करें, इट इज रेनी सीजन नाउ। अब हो तो जानी चाहिए थी, हमारे इधर में अभी भी नहीं हो रही है ठीक से, लेकिन रेनी सीजन तो है, तो मानना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम अगर यूज करते हैं तो एक्शन में भी ऐसा नहीं है कि एक्शन में नहीं चल सकती। इट का यूज एक्शन में खूब होता है, देयर का यूज एक्शन में करते हुए लोग झिझकते हैं, देयर का भी यूज होता है, लेकिन उसमें बी का यूज हम ज्यादा करते हैं। इसमें एक्शन आए या ना आए, दोनों में इट का अगर सेंस पूरा कर देते हैं तो वो चलता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने ये एक चैप्टर लिया। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आया हैव। ये तो मैंने एक एग्जाम्पलीफाई इसलिए किया है यहां पर इसको कि मैं ये बता दूं कि भाई दोनों, मान लो कि मैं कह रहा हूं आई हैव अ कार, दैट हैज सेंस, और अगर मैं कहूं कि आई एम अ कार तो दैट इज रॉन्ग। कई बार बच्चे ये नहीं पकड़ पाते हैं कि हैव में और इसमें बी में क्या फर्क है। बी को अगर आप यूज कर रहे हैं तो दोनों और इक्वल चीजें होंगी, राइट। अगर हम बात देखें नाउन आया तो वो इक्वल हो जाएगा दोनों, और अगर हैव की बात करें तो ये दोनों चीजें अलग होंगी। यानी आई और अ टीचर, इन दोनों में ये कोचिंग के डायरेक्टर हैं और ये इनके पास में एक फैकल्टी, जबकि आई एम ए टीचर मैं सामने खड़ा हूं, मैं बताऊंगा। दैट्स इट। इस बात को देखना चाहिए। तो हैव क्या करता है कि पोजेशन बताने का काम करता है एज अ मेन वर्ब। हालांकि इसको हम डू के साथ निगेशन में ले जा सकते हैं। she has not any pen। हमने क्या बताया भाई, उसके पास पेन नहीं है, एक पेन दे दो, पजस, राइट। उसके पास अपना पेन नहीं है। अब इसी सेंटेंस को एक बार और ले लेते हैं। she does not have any pen। does not have, do not have, did not have। उसी बार मैं देखता हूं कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें भी कि भाई वो जो है ये तो देखते हैं कि डज लगा दिया हमने, वो ये नहीं समझते कि ये डज लगा दिया सिंगुलर फॉर्म खत्म हो गई,
डज जब भी आएगा सिंगुलर फॉर्म को खत्म कर, डिड जब भी आएगा वो पास्ट फॉर्म को खत्म कर देगा, फिर बेस फॉर्म ही आ सकती है। तो वो क्या देखते हैं कि यार ये शी है और हैज नहीं आया, ये माइंड में नहीं रहना चाहिए। अगर हम इसी को डिड के साथ चला दें तो हैड भी नहीं आएगा। मान लो आप डिड नॉट ले रहे हो तो भी आएगा फिर हैव ही, क्योंकि बेस फॉर्म ही मांगते हैं। डू डज डिड कभी भी आ गया, डू की तो बात इतनी नहीं चलती है, बच्चा उसमें ज्यादा कंफ्यूज होता भी नहीं। तो डू डज डिड के आने के बाद हम केवल और केवल बेस फॉर्म ही यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं, यानी बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट। इज दैट क्लियर? तो इस बात को देखना है हमें कि अगर क्वेश्चन करना है तो सीधे हैव से भी होता है और ज्यादातर इनफॉर्मल वे में यही करते हैं बहुत से लोग, लेकिन डज नॉट के साथ ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अब मैं बता सकता हूं, जब मैंने ये चैप्टर कराया तब तक डू डज का यूज नहीं बताया, इसलिए वहां पर मैं इस तरह सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था। अभी मैं चूंकि डू डज डिड तीनों को बता चुका हूं तो अब तो मैं क्लियर कर सकता हूं इसको। इज दैट क्लियर? क्वेश्चनिंग करनी है क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप एनी टाइम। डज पहले ले लो, प्लूरल है डू पहले ले लो, पास्ट है डिड पहले ले लो, इतना ही काम करना है। सेंटेंसेस का एफर्मेटिव जो फॉर्मेट है उसी से हम निगेटिव बनाते हैं और उसी से हम जाते हैं और उसको क्वेश्चन फॉर्म में बना लेते हैं। लेकिन डू डज डिड केवल निगेटिव में दिखते हैं, इसलिए ये थोड़ा मुसीबत पैदा करते हैं कि भाई डू डज डिड कब आएगा, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इसे आप समझे। They will have a new house next year। अब इसमें हमने ये कहने की बजाय कि they will buy, हमने सीधे कह दिया कि भाई उनके पास हो जाएगा, यानी वो मकान के लिए या तो पैसा दे चुके हैं। तो यही तो बताना चाह रहे हैं हम कि भाई उनका हो जाएगा, वो मकान पोजेशन मिल जाएगा उनको। पोजेशन ही है, एवरीवेयर पोजेशन। आप चाहे तो बीमारियां भी एक पोजेशन होती हैं, उन्हें बुलाते हैं और वो हमारे पास आ जाती हैं। धारण जो भी चीज हम करते हैं, पोजेस करते हैं, उसके मालिक हो जाते हैं, दैट इज हैव। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं। हमने फिर कंटिन्यूअस को लिया। कंटिन्यूअस क्या है कि आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म का बहुत यूज है इंग्लिश में। आईएनजी फॉर्म केवल फर्स्ट फॉर्म में लग करके बन सकती है और किसी फॉर्म में नहीं लगा सकते। बहुत सी बार बच्चे जो है वो सेकंड फॉर्म में भी आईएनजी लगा देते हैं। ये गलतियां हो जाती हैं ना चाहते हो। अब कंटिन्यूअस के अंदर में हम ये जानते हैं कि काम चलती हुई स्थिति में है, ये हमारे पास चलता हुआ एक काम है, इसकी ना शुरुआत का पता है और ना अंत का पता है। तो हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस के लिए बी, एनी फॉर्म ऑफ बी यूज करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म की प्रेजेंट के लिए इज आर एम, पास्ट फॉर्म की पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचरिटी चूंकि चलती मॉडल पर है तो विल बी शैल बी। तो ये कंटिन्यूअस है। इसमें हमें नहीं पता कि ये काम कब शुरू हुआ था, यानी इसे चलते हुए कितना टाइम हो गया, और ये खत्म कब होगा ये तो हम जानते ही नहीं। जबकि इसी सेंस में हमारे पास एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें कंटिन्यूअस वर्ड है तो आएगा तो इसमें भी आएगी। अब आईएनजी की एक शर्त है, हमने एक शर्त ली है, ये मैकेनिज्म है, मैं बता रहा हूं, सब इसको नहीं समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो इजारम हैज हैव भी सीधे सीधे उस पर अप्लाई करें आप। अब अगर यहां पर आ जाते हैं तो ये बी के साथ आईएनजी जो ले रहा है ये फॉर्म के बारे में नहीं कह रहा है कि कौन सी लगानी, कोई सी भी लगा दो। आईएनजी की शर्त ये है कि बी चाहिए मुझे तभी आऊंगी, ऐसा मान। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब अगर इसमें आए तो आईएनजी को चाहिए तो अब भी जो है बी। अब इसमें एक वर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट बनता है हैव पर, प्रेजेंट हैव सिंगुलर हो गया हैज, पास्ट हैड, फ्यूचरिटी विल शैल के साथ हैव लेती, तब जाके परफेक्ट पूरा होता है। हो गया पूरा।
ये है और कहीं नहीं है, आगे नहीं है। ये मैं निगेशन के लिए यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ एवरी टाइम, राइट। तो इस बात को आप देखें, ये लाइन जो मैं ड्रॉ करता हूँ ये जरूरी होती है, कई बच्चे नहीं समझ पाते। तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इतना तो हो ही गया, इतना हम जानते भी थे, पहले हैव में हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहां से अगर हम देखें तो इसके साथ अब हैव की एक और कंडीशन होती है, एक शर्त है कि हैव तभी आएगा जब उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही हो, यानी हैव के साथ थर्ड चाहिए और बी चाहिए इसको, तो हम बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन लगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो हमेशा ऐसे ही आते हैं, यहां सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड्स जो भी आने, तो ज्यादा चीजें वो बताने की अब नहीं रही हैं, अब आप लोग इतने समझदार हो गए। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम यहां सेंटेंस क्रिएट करते हैं बी के साथ, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये एक इडियम है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ हैवीली। अब हैवीली यानी भयंकर बारिश, इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में मूसलाधार। तो मूसलाधार बारिश होना मतलब इतनी तेज बारिश होती है कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, सोचेंगे छाता लेकर के नहीं जा सकते। ये बहुत जबरदस्त डाउनपोर होता है, यानी ये मानो कि बहुत जबरदस्त बारिश है, उसको हम कैट्स एंड डॉग्स से कंपेयर करते हैं। ये समझ में भी आ सकता है, देखो हर एक इडियम तो समझाया नहीं जा सकता है, कुछ जगह तो बिल्कुल ही चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जो इडियम समझा जा सकता है उसको समझना चाहिए। जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स है, ये हैवीली से क्यों रहा कि अगर आप बिल्ली और कुत्तों को मान लो कि वो दो दो चार चार हैं, आमने सामने कर दें तो जो आवाज होगी वो बिल्कुल ऐसी ही होती है लगभग। तो ये मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने ये सुना भी है, आमने सामने जब वो होते हैं तो बहुत भयंकर आवाज होती है, और जब मूसलाधार बारिश होती है तब भी ये होती है। इसलिए हैवीली के बजाय कैट्स एंड डॉग्स एक ऐसा इडियम है जो कई बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा समझना चाहिए हमें। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये है इट हैज बीन raining cats and dogs। ये इतने में काम नहीं चलता है, इतना तो उसने भी बता दिया था। यहां हम कह रहे हैं सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या फर्क पड़ गया है? हम यहां पर ये भी बता रहे हैं कि ये काम शुरू कब हुआ था। भाई चलता हुआ काम तो वहां भी है यहां भी है, दोनों में हमने आईएनजी लिया, तो चलते हुए काम को ऐसे ही बताते हैं। लेकिन इसके पास में इसका आंसर है कि चलते हुए कितना टाइम हो गया। हमें पता है ये सुबह शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है, राइट, कंटिन्यूअस के प्रेजेंट फॉर्म में। और जबकि यहां हम ये बता रहे हैं कि अब तो हो रही है, शुरू कब हुई पता नहीं। इन दोनों में यही अंतर है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में ये जानना चाहिए कि भाई हमने कब से पूछने पर आंसर पाया कि नहीं पाया, रहा रही रहे में। ये मैं बता चुका हूं, इसलिए हिंदी में नहीं लिखा। रहा रही रहे में कब से पूछेंगे ये आंसर नहीं करेगा, उसमें पूछेंगे तो आंसर करेगा। इज दैट क्लियर? सिंगुलर नंबर में चले, प्लूरल में चले, कहीं भी चले, ऐसा ही होना है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। I am watching the match, राइट। द मूवी भी हो सकता है, कुछ भी ले आए। तो मैं ये जो बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आई एम वाचिंग द मैच। बस मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं तो मैच देख रहा हूं। मैच बड़ी मुश्किल से तुझे मिला,
छुट्टी भी आज थी और आज जो है मैच आ गया। तो यहाँ जो है वो व्यक्ति ये बता रहा है कि भाई इस टाइम वो जो काम कर रहा है उसके साथ में दूसरा काम आपको मैच करना कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये काम चल रहा है। अब इसने मैच देखना कब शुरू किया ये नहीं बताया, कब तक देखेगा वो तो बताना ही नहीं है। कंटिन्यूअस का यही सेंस है। अगर हम यहां आ जाए कि भाई आई हैव बीन वॉचिंग द मैच, ये क्रिकेट मैच की बात कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर क्रिकेट के पीछे लोग बहुत दीवाने हैं, तो इस बात को देखना चाहिए, राइट। और मैं यहां बता रहा हूं फॉर 5 आवर्स, तो मैं तो 5 घंटे से मैच देख रहा हूं, मेरा तो मतलब ही नहीं कि वहां के तू कह रहा है वहां पे जो है गया था और वहां पे ये कर या ये, मैं तो मैच देखने में लग रहा हूँ भैया, कब से 5 घंटे से देख रहा हूँ। घटना बता रहे हो तुम अभी 10 मिनट पहले की, तो ये तो चांस ही नहीं, मैं तो यही हूँ तब से। कुछ चीजें हैं उनको जोड़ा जाता है। अगर कोई सेंटेंस आया उसका अगर एक मीनिंग नहीं बनता तो वो सेंसलेस है, और सेंटेंस का मतलब है सेंस प्लस टेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चनिंग वही होगी, हैज पहले आएगा, हैव पहले आएगा, उसमें इज आर, हैड पहले आएगा उसमें वॉज वर, विल पहले आएगा, शैल पहले आएगा उसमें भी यही आएगी। बस इसकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लंबी है। सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस के मतलब पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास है। पैसिव में परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते नहीं, अदरवाइज वहां भी यही होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। हमने इसके बाद प्रेजेंट को देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें या तो हैबिट बता रहा है किसी की, या तो रूटीन बता रहा है, ये तभी चलता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर एफर्मेटिव थोड़ा दुख देता है। फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म में एस है, फॉर सिंगुलर। अब यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बड़ा सब्जेक्ट है, छोटी वर्ब है, यानी अगर हम देखें लेंथ में, और जो छोटा सा सब्जेक्ट है वो लंबी वर्ब ले रहा है, यहाँ थोड़ा मुश्किल करती है। तो इस बात को देखना है हमें। कोई काम बार बार एक खास टाइम पर हो रहा है, परमानेंट एक स्थिति बनी हुई है, वो बदलती ही नहीं, प्रेजेंट है, इस सेंस में प्रेजेंट का सिंपल चलता है। इसको प्रेजेंट सिंपल ज्यादा कहते हैं आजकल, सीबीएसई बोर्ड तो इसको बोलता ही सिंपल है। यूपी बोर्ड के कुछ बच्चों को इंडेफिनिट ही क्लियर रहता है, ये थोड़ा मुश्किल है, इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है यार टीचर लोग पहले दिन पढ़ा देते हैं, ये मुश्किल का आएगा, ये मुश्किल ही है। इसको आप बोलेंगे ना तो तब इस पर जबान लड़खड़ा जाती है। मान लो हम किसी से कह रहे हैं यार तू अपने जो है रूटीन बता, तो वो क्या करता है, खड़ा होता है कि आई, और आई उससे कहता है कि एम लगेगा। अब इसमें कुछ नहीं लगता, यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है, इसमें कुछ लगता नहीं, और आई के साथ वो एम बोलता, आई एम, और वहां वो फंस गया। आई गेट अप बोलना है लेकिन आई एम वो पीछे नहीं छोड़ता। तो आपको क्या है कि सपोर्ट नहीं मिलती है, तो हिंदी माइंड जो है वो यहाँ इसे पकड़ नहीं पाता। बहुत ध्यान से इसे समझना चाहिए। निगेशन आसान है इसका। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्मेट में है, आई वी यू दे या फिर कोई भी प्लूरल नंबर, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, एटसेट्रा लोग हैं, तो उनके लिए जब हम लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जबकि सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, एनी नेम और नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, वो सब सिंगुलर फॉर्म में यहां जाए। यहां पर हम डू नॉट का यूज करेंगे तो कुछ करना ही नहीं होता है, यहां पर हम डज नॉट का यूज करेंगे, और दोनों में फिर बेस फॉर्म ही आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म। अब एस या एस नहीं आएगा। तो अगर माइंड में एस या ईएस आता है तो दैट इज रॉन्ग।
यहां थोड़ी परेशानी होती है बच्चों, जब वो कहते हैं हम किसी से कि ही कम्स टू मी एवरी डे, ये बोलना मुश्किल है, वो चाहते हैं कि ही कम ही क्यों ना कहते भाई, तो यहां थोड़ी दिक्कत होती है, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। एक सेंटेंस लेते हैं, शी नेवर goes to school on time। on time का मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था, on time, in time, in a good time। तो उन तीनों के बारे में मैंने एक जगह पर बताया हुआ है, शायद हिट में बताया हो या फिर कंटिन्यूअस में, उसको एक बार आप देख लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। नेवर एक ऐसी एडवर्ब है जो कि सेंटेंस को एफर्मेटिव ही रखती है। जब जब नोट नहीं लगता और निगेशन आता है, वो सेंटेंस एफर्मेटिव की तरह ही डील होगा, चाहे वो नो वन के साथ हो, नथिंग के साथ हो, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को कभी भी बनाओगे तो वो बनाना आपको पड़ेगा एफर्मेटिव की पूरी तरह उसी तरीके से। आई लव चिल्ड्रन, व्हाट इट मीन्स, पूरी दुनिया के चिल्ड्रन, ये कौन बता रहा है? ये दा नहीं लगा हुआ, ये बता, ये बात मैंने आर्टिकल्स में क्लियर की है। एक बार आप सारी वीडियोस को एक बार अगर देख पाते हैं, कभी टाइम निकालें थोड़ा बहुत, थोड़ा, अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है इंग्लिश के बारे में और वो शुरू से लेकर अब तक की वीडियोस, आपको थोड़ा जो है ईयरबड्स वगैरह का यूज करना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज आवाज हो नहीं पाती, तो ईयरबड्स वगैरह लगा लोगे तो क्लियर सुनाई देगा। अब अगर उसको कोई भी बच्चा सारी वीडियोस को देख चुका है अब तक जितनी भी मैंने कराई, तो ये तय है, मैंने आज तक बहुत बच्चे पढ़ाए, 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते, राइट, इट्स ए लॉन्ग पीरियड, और मैं जिस तरह से ये चीज़ें करा रहा हूँ आपको, मैं सारी चीज़ें इसी में क्लियर कर दूँगा। जितना भी कोर्स है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, या फिर एसएससी में कहीं पर आप कंपीट कर रहे हैं, तो जहां भी आप कुछ करना चाहते हैं, ये ही चीज़ें, मैं सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ता हुआ चला जाऊँ। लेकिन ये बेसिक्स हैं, मान लो हम सेंटेंसेस नहीं जानते बनाने या समझने, तो हम कुछ नहीं जानते हैं, लैंग्वेज में यही करना है। इज दैट क्लियर? क्या काम की बात पर आ जाओ, क्वेश्चनिंग करनी है तो हमेशा हम क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाते भाई, डू यू नो रमेश, हमने पूछ लिया भाई, रमेश को जानते हो? क्या रमेश को जाने दो, अब हम इसको और आगे बढ़ा दें, हाउ डू, तू रमेश को कैसे जाने भाई? ये एक लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हमेशा साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज से ही हम चीजें समझ पाते हैं, इंटरेक्ट करे बिना। अगर लैंग्वेज पे आपकी कमांड नहीं है या फिर कम है, तो इंटरेक्ट करे बिना आप लैंग्वेज पूरी नहीं होगी, क्योंकि माइंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसकी जो खुद की लैंग्वेज है, आप उसको एक तरफ रख करके दूसरी चीजें नहीं सीख सकते, आपको दोनों को जो है इंटरेक्ट करना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई? तो अगर क्वेश्चन बनाना है तो डू के साथ इसके लिए, और शी के लिए हम डज के साथ बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हूं हमेशा ही सब्जेक्ट होता है, तो जब तक ये निगेशन ना ले, इसमें आप डज नहीं लगा सकते। हु कम्स टू मी नाउ अ डेज, अब कौन आया मेरे पास? कोई भी नहीं आता। अच्छा, कौन? कोई भी नहीं। ये चीजें हम ट्रांसफॉर्मेशन में समझते हैं। इज दैट क्लियर? तो हूं के लिए हम ये जरूर याद रखना चाहते हैं कि भाई हूं बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसा कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट चलता है। हूं ही की या शी की इक्वलिटी रखता है, उस चीज को आपको लेकर चलना चाहिए। जो ही का सेंटेंस बनाओगे वही हूं का बनेगा एवरी टाइम। प्रेजेंट में दिक्कत है और पास्ट में, क्योंकि ये एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी जो कि इनकी है वो नहीं लेते, बस वहीं पर ध्यान रखना पड़ता है, बाकी जगह तो क्लियर है।
नेक्स्ट पर देखते हैं। पास्ट का मतलब है अ सिंगल, ये मैं बार बार क्यों बताता हूं, सिंगल कंप्लीटेड एक्ट। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर डबल एक्ट कंप्लीटेड है और मान लो कि दोनों के बीच में गैप है तो एक को हम परफेक्ट में ले जाते हैं। अभी जब परफेक्ट चलेगा तब मैं इसे क्लियर कर दूं। तो सिंगल कंप्लीटेड एक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट यूनिक है क्योंकि इसके पास जो फॉर्म है वो किसी और के पास हो ही नहीं सकती। ये यूनिक है, स्पेशल है, इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है इस सेंस में। और दुनिया में सब कुछ पास्ट ही है, प्रेजेंट तो बहुत छोटी सी चीज है जो कि एक सेकंड के लिए आया और फिर चला गया। लेकिन पास्ट यानी हिस्ट्री बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए इसके लिए ही सेकंड फॉर्म आती है और किसी के लिए सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। सेकंड फॉर्म ही डिड लगते ही फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। अब ये कब होगा, जब निगेशन होगा या क्वेश्चन होगा। अगर एफर्मेशन है तो सेकंड, राइट। इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है और पास्ट में वॉज वर को छोड़ दें तो सब्जेक्ट का कहीं भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इस बात को हमें देखना होगा। दे किल्ड द इनोसेंट हुआ है। अब यहां पर आप देखो कि ए लगाओ या द लगाओ, राइट। तो ए चूंकि इनोसेंट है तो एन बन जाएगा। ए और एन एक ही होते हैं साउंड की वजह से, राइट। इनोसेंट एक एडजेक्टिव है तो इसकी वजह से नहीं आया, ये बॉय की वजह से आया। आना तो एक के लिए था तो एक ही लगाना। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई उन्होंने एक बेचारा बिल्कुल निर्दोष बालक को मार दिया, यानी बच्चे को मार डाला या लड़के को मार डाला, लड़की को, जो भी बनाना है, तो यहाँ तो लड़का ही दिया। तो हम कह रहे हैं यार उन्होंने, और अगर हमने द लगा दिया तो क्या वो मासूम, वो बेचारा जो बिल्कुल इनोसेंट जो लड़का उसे मार दिया। तो इन दोनों फर्क है, ये जिसे बताया उसे पता नहीं और ये जिसे बताया उसे भी पता उस लड़के। आर्टिकल्स पर काम करना चाहिए, एवरी टाइम करना चाहिए, वरना मीनिंग को समझना कहीं कहीं बड़ी ही समस्या देगा। She didn't study yesterday, इसे डिंट भी बोलते हैं वैसे। हम कह रहे हैं कल तो पढ़ी ना, कोई ना पढ़ाई पढ़ाई करेगा, राइट। अगर इसमें एट ऑल लगा दोगे तो ये हो जाएगा क्लैरिटी के बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। ये जो बिल्कुल भी नहीं है निगेशन के साथ एट ऑल के साथ में चलता है। चीजें ऐसी सीखी जाती है, कभी थोड़ी सीख ली, कभी थोड़ी फिर सीख ली। अगर आप एक साथ बहुत सारा दबाव लेते हैं, मान लीजिए आपको एक ग्रामर की बुक मिल जाती है, आप सारी को पढ़ देते हो धड़ा धड़ा, कुछ नहीं समझ। आपने एक एग्जाम्पल देखा, उसके बारे में सोचा, उस पर 4 सेंटेंसेस और क्रिएट किए, अब वो आपके माइंड में छप गया, अब वो कहीं नहीं जाना। जैसे कि यही एट ऑल है, ये निगेशन में लगता है और तब इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इस सेंस को समझना। निगेशन बनाना वही है कि डिड पहले आ जाएगा, डिड दे किल, डिड शी, यहां तो वैसे ही निगेशन। निगेशन और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। नेक्स्ट हैबिचुअल एक्शन मैंने बताया था। हैबिचुअल एक्शन में हमने प्रेजेंट के लिए देखा कि डॉग्स बार्क, पूरी दुनिया के, द डॉग्स बार्क, केवल थोड़े से, दीज और दोस। यहां आर्टिकल की बात है। प्लूरल में ही चलेगा तभी ये रूल की तरह से हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम देखें तो आई एम अकस्टम टू, ड्राइविंग
एट और इन हियर। रूट्स के अलावा तो ऑन भी लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है कि सड़कें नहीं हुआ करती, अक्सर टूट फूट होती है, तो इसको सीधे सीधे हम अप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे आदत पड़ गई है, यही बी यूज टू भी हो सकता है। मैंने उस दिन बताया कि बी यूज टू भी आईएनजी ही लेता है। अगर ये बी से कनेक्ट हो गया तो यूज टू आईएनजी लेगा, और नहीं हुआ तो शी यूज टू कम टू मी एवरी डे। व्हाट इट मीन? वह पहले तो रोज आकर ही, अब नहीं आया करती, पहले की बात। और अगर एक्शन नहीं है तो हम यहां पर बिना एक्शन के भी बना सकते हैं। He used to be very clever। हम यह बताना चाह रहे हैं कि भाई वो बहुत तेज हो गया, अब पता नहीं उसको क्या हो गया, यानी अब वो बदल गया। ये चीजें याद रखो, पास्ट में पहुंचे तो हमने चीजें छोड़ दी है करनी, या फिर हम वैसे नहीं रहे। दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का ये जो सेंस है ये केवल पास्ट में चलता है, और इसको बहुत सी बुक्स आज की डेट में सिंगुलर फॉर्मेट में यूजेस, प्लूरल फॉर्मेट में यूज, प्रेजेंट में भी यूज करती है। ये सेंस केवल पास्ट के लिए, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है कस्टम्ड या बी यूज टू, वो पास्ट में भी हो सकता है, ये केवल पास्ट के लिए और कहीं यूज नहीं होता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन को देखते हैं। एक हमने आर्टिकल का चैप्टर किया था, आर्टिकल में मैंने क्लियर कर दिया था कि ए ही एन है, ए को ही हम एन लेते हैं। ए के बाद जो साउंड है वो कंसोनेंट की होगी, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये साउंड जो है वो नाउन की हो, एडजेक्टिव की हो। जो इससे चिपकेगा, जो इसके बिल्कुल बराबर में होगा नेक्स्ट टू ए, वो ही साउंड बताएगा ये बात। और अगर वोल साउंड है तो वोल साउंड के लिए हम एन लेते हैं, राइट। अब बनाना, एन ऑरेंज साउंड क्या है? ओ, वोल साउंड, यानी राइट। और डॉक्टर, एन इंजीनियर। इंजीनियर की स्पेलिंग कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है। इज दैट क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखें कि हम केवल और केवल साउंड की वजह से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जो कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव अगर नाउन ले रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में है और फर्स्ट टाइम आप बता रहे हो तो ए और एन का यूज होता है क्या, कब यूज करते हैं हम? जब तुम्हारे पास जो नाउन है, किसी के भी पास कोई नाउन है, वो नाउन फर्स्ट टाइम बताया जाता है और सिंगुलर भी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर ऐसा है तो हम ए या एन का यूज करेंगे। ए फॉर कॉन्सोनेंट, साउंड नोट स्पेलिंग, राइट। तो स्पेलिंग देखोगे तो ये भी तो कंसोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है? ओनेस्ट, इस तरह से। और द जो लगता है वो तू भी जाने मैं भी जाने, उस दिन मैंने क्लियर किया था, यानी जब स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं तो नॉन नाउन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द का मतलब है
यानी कि अगर हम देखें कि वन एंड ओनली कोई चीज है तो द, नोन टू द स्पीकर एंड टू द लिसनर है तो द, यानी फर्स्ट टाइम आप बोलते हैं देयर वाज अ किंग और उसके बाद बोलते हैं द किंग वाज। एवरी टाइम एक बार आपको ये काम करना है, उसके बाद तो सारा काम ये करें। इन सबको एक बार आप रिवाइज करते हैं और कोई चीज ऐसी रह जाती है जो क्लियर नहीं हुई तो मुझे बताते हैं, मैं उसको कवर कराऊंगा। कल हम यहाँ तक का एक टेस्ट रखते हैं, छोटा सा टेस्ट क्या है, उसमें थोड़ी सी स्किल को जान लेते हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर चला दें, कुछ सेंटेंसेस होंगे नेक्स्ट चैप्टर कल भी करा सकते। इज दैट क्लियर? आज यहीं पर रोकते हैं। इन चीज़ों को एक बार आप सभी देख लें, अच्छे से समझ लें, क्लैरिटी ले लें। कोई दिक्कत हो मुझे बता दें। वीडियोस को पूरा देखा करो, थोड़ा बहुत उसे समझने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चनिंग आती है, क्वेरी आती है, मुझसे पूछो। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।